viewers, welcome to Uttarashara Astrology once again. So today we will discuss about the most hype topic, which is the marriage and the astrology. So today's topic will cover the aspects of marriage, मतलब पार्टनरशिप एंड शादी के बारे में कि आपका पार्टनर किस तरह का होगा, मैरिड लाइफ का क्या एक अनुभव रहेगा आपके लिए, किस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हो, तो सारी चीज़ें इसमें आज के जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं मैरिज पर्सपेक्टिव से. मैरिज जैसे अगर देखा जाता है, शादी से बोलते हैं मैरिज. सो मैरिज एक जैसे बोलते लोग कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा, अपनी मर्जी से शादी करूँगा, मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए है, उस तरह का पार्टनर चाहिए. सो ये जो हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए या मुझे उस तरह का पार्टनर चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. सो ये जो ट्रेड्स होते हैं ये हमारी हिडन डिज़ायर्स होती हैं, और ये डिज़ायर्स वही होती हैं जो हम एक्चुअली क्रेव करते हैं. क्रेव इन द सेंस कि मतलब जो हम चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वो हमारी सोल हमें सजेस्ट करती है. मतलब कहने का है कि अगर हम कुंडली से बात करें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बार चार्ट के हिसाब से, तो आपकी जो चार्ट की एनर्जीज होती हैं, मतलब आप किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, वो आपको 7th हाउस बताता है मैरिज पर्सपेक्टिव के हिसाब से. तो बर्थ चार्ट का जो लगन है, जो असेंडेंट है, वो आपको बताता है कि आप किस तरह के एनर्जीज हो, आपके अंदर क्या है एनर्जीज है, और उसी हिसाब से जो आपका 7th हाउस होता है वो आपका पार्टनर की एनर्जीज बताता है कि आप किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करते हो. सो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मतलब एक अगर जो किसी के चार्ट की एनर्जी इस तरह की हैं, ये सिर्फ एक 7th हाउस नहीं था, और भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी बताते हैं. बट ओवरऑल अगर बात करूँ कि किसी का आप देखोगे कोई टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट करता है, या कोई एक ही लूप में फंसा रहता है कि कोई इस तरह के पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है जो चीट करता है, फिर वो दोबारा से किसी रिलेशन में जाता है, वहाँ पर भी वही चीट करता है, क्योंकि वो एनर्जी उसी तरह की अट्रैक्ट कर रहा है. समझो, जबकि वो ऐसा नहीं चाह रहा है. वो चाह रहा है कि कोई ट्रस्टवर्दी इस तरह का पार्टनर मिले जो उसके साथ लॉयल रहे, या फिर जो इस तरह का हो जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म देख सके. बट उसके साथ क्या होता है कि वो इस तरह के पार्टनर को अट्रैक्ट करता है जो एक उसका मिसयूज़ करता है, उसके साथ फन एंड फ्लर्ट करता है, उसको यूज़ करता है, उसके बाद उसको चीट करता है और फिर वो चला जाता है. तो ये जो होते हैं कुछ कार्मिक भी होता है. ऐसा नहीं कि हर मतलब हमेशा ही इस तरह का रहेगा कि वो बंदा या बंदी जो है वो उसी तरह का ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगा कि लाइफ लॉन्ग उसको उसी तरह का ही मिलेगा, फिर जो उसका डेस्टाइन पार्टनर होगा वो उसी तरह का हो. ये कभी कभी कार्मिक भी होता है, कभी कभी क्या इनफैक्ट कार्मिक ही होता है. आपने देखोगे कि बहुत से लोग शादी से पहले 3-4 रिलेशन हो चुके होते हैं और उनमें वो कोई सक्सेसफुल नहीं होते. फिर उसके बाद एक मैरिज होती है, शादी होती है, वो आके उनकी लाइफ लॉन्ग चलती है. उसका रीज़न यही है कि कुछ कार्मिक होते हैं, ये कार्मिक रिलेशन होते हैं. वो एनर्जी उस तरह की अट्रैक्ट करेंगे फॉर टाइम बीइंग, वो उस तरह के पार्टनर ही आएंगे जिनसे उनका कार्मिक मतलब कुछ लेन देन होगा, कर्मा उनको बैलेंस करने होंगे. वो जब कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, जब वो जो डेप्थ है कार्मिक डेप्थ उसको जो पे ऑफ कर लेंगे, फिर उनको एक अपना जो सोल पर्पज़ है, जो लाइफ पर्पज़ है, वो आगे बढ़ेंगे. फिर उसमें उनको डेस्टाइन पार्टनर भी मिलेगा. इसी तरह का कुछ लोगों का करियर होता है. करियर में देखा होगा कि एक मतलब एक स्टेबल करियर है, स्टेबिलिटी आने से पहले करियर में 3-4-5 प्रोफेशन लोग बदलते रहते हैं, बाहर भी हो जाते हैं, वहाँ पे भी सक्सेस नहीं मिलती है, या फिर किसी आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं अपने शहर में जहाँ से रह रहे हो. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके जो कार्मिक होता है, आपका प्रोफेशन में हो या मैरिज में हो, तो ये सब कार्मिक कनेक्शंस होते हैं या कार्मिक सेटलमेंट बाकी होता है, जहाँ पे आपको बैलेंस करना, उसके बाद ही आपको डेस्टिनी आगे का पाथ शो करती है. सो बात करूँ अगर मैं मैरिज की, शादी की, किस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हो, तो आपने अगर आप देखोगे, अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो देखोगे कि एक फर्स्ट हाउस होता है असेंडेंट, जिसे बोलते हैं राइजिंग, वो हमें बताता है. जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपका असेंडेंट राइजिंग लगन जो है, जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो लगन होता है वो आपके बारे में बताता है. हु यू आर, आप कौन हो, और आप कौन हो मतलब आप फिजिकली कौन हो, इंटरनली नहीं, फिजिकली आप क्या हो, आपको लोग बाहरी तौर पे आपको किस तरह से परसीव करते हैं, ये आपका असेंडेंट लगन बताता है. जबकि वही बात करूँ मैं आपका कि आप किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं पार्टनर्स को लेके, क्या विशेज़ हैं, विशेज़ तो नहीं, डिज़ायर्स बोलूँगा, क्या ट्रेड्स आप ढूंढ रहे हो पार्टनर में, क्या उसका बिहेवियर हो गया, किस तरह का उसका लुक भी बोलूँगा मैं, उसका मतलब एक आउटलुक किस तरह का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आपका 7th हाउस बताता है. 7th हाउस पार्टनर का ही नहीं, मतलब मैरिज पार्टनर का ही नहीं, आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी है. इन जनरल आपकी पब्लिक डीलिंग है 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस अपोजिट है आपके फर्स्ट हाउस से, अपोजिट है 7th हाउस. एक के सामने 7 है. 7 का मतलब हो गया कि आपका ऑपोजिट मतलब जो भी जिनसे भी आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हो, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, मैरिज पार्टनर भी आपका एक तरह से ऑपोजिट होता है. 90% आप देखोगे. इस टॉपिक को भी अभी मैं कवर करूँगा, बट मैं अगर बात करूँ 7th हाउस की, क्योंकि फर्स्ट हाउस मैंने बता दिया, फर्स्ट हाउस होता है आप खुद, आप क्या हो. अब यहाँ पे सिर्फ मैं अभी कोई प्लानिटरी पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन प्लानिट बैठा हुआ है, क्या उसका आउटकम आएगा किस प्लानिट का, बट मैं अगर इन जनरल बात करूँ तो फर्स्ट हाउस आपको बताता है आप क्या हो, आपके अपने खुद की आइडेंटिटी क्या है, और आपको लोग किस तरह से परसीव करते हैं.
लेकिन वही 7th हाउस होता है वो ऑपोजिट होता है। आप लोगों को किस तरह से डील करते हो, पहला हाउस आपको लोग किस तरह देखते हैं, 7th हाउस आप लोगों को किस तरह से डील देखते हो, फिर उसके हिसाब से डील करते हो। क्योंकि आदमी जो जिस तरह से लोगों को परसीव करता है उसी से उस हिसाब की डीलिंग करता है। कि अगर आप कोई चोर है तो उससे आप चोर की तरह ही डील करोगे, ठीक है। अगर कोई गुरु है या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तो आप उसको उसी तरह से रिस्पेक्ट दोगे। तो मतलब कहने का कि 7th हाउस इन जनरल बात करूँ शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट टर्म्स में, लेमैन लैंग्वेज में, कि 7th हाउस बताता है आप लोगों को किस तरह से डील करते हो, आपकी पब्लिक डीलिंग। अब ये 7th हाउस पार्टनर्स का भी होता है, क्योंकि आपका पार्टनर जो होता है वो आपके ऑपोजिट होता है। जैसा अभी मैंने बोला था कि इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो आप देखोगे अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज में फर्स्ट हाउस जो होता है आपको राइजिंग होता है एरीज। अगर एरीज से लेकर मैं पाइसेस तक जितने एसेंडेंट है फर्स्ट हाउस राइजिंग है उन सबकी अगर बात करूँ मैं, तो आप सब में देखोगे कि 7th हाउस में ऑपोजिट साइन आ रहा है। मतलब जो फर्स्ट हाउस में जो साइन आ रहा है, जो ज़ोडिएक है, जो राइजिंग है, उसका जो लॉर्ड है, जो प्लैनेट जो रूल करता है उस फर्स्ट हाउस को, किसी भी लगन की बात करूँ मैं, तो उसका जो लॉर्ड है और उसके जो ऑपोजिट हाउस है 7th हाउस, जिसको पब्लिक डीलिंग, पार्टनर, मैरिज का बोलते हैं, वो प्लैनेट जो रूल करता है वो हर लगन के लिए ऑपोजिट है। ये एक मतलब एक यूनिवर्स की तरफ से एक आपको इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आपको हमेशा आपका मैरिज पार्टनर जो मिलेगा या बिजनेस पार्टनर भी अगर बात करूँ तो वो ऑपोजिट होगा, आपके ऑपोजिट होगा। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपसे लड़ाई हो गए होंगे या फिर आपका उसका बिल्कुल 36 का आंकड़ा होगा या बिल्कुल एंटी हो गया आप दोनों, ऐसा नहीं। ऑपोजिट होने का मतलब है कि आपकी और उसकी जो थिंकिंग है, जो आउटलुक है, जो पर्सोना है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। अब ये सिर्फ मैंने ये बोला है कि जैसे ऑपोजिट है सबके लिए, तो ऑपोजिट एक ही इंटेंसिटी का तो होगा नहीं। किसी के लिए ऑपोजिट में हो सकता है कि जो उसका लॉर्ड है 7th हाउस का और फर्स्ट हाउस का, मतलब फर्स्ट हाउस खुद, 7th हाउस पार्टनर या मैरिज पार्टनर, तो उन दोनों का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए आपकी कुंडली में बढ़ चढ़कर अच्छी पोजीशन में, मतलब वो कंजंक्ट हो गए, यानी कि एक साथ बैठे हुए, एक ही घर में बैठे हुए, एक ही साइन में बैठे हुए, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। मतलब आप दोनों की थिंकिंग जो है वो मैच करेगी, आप अच्छे से चल करोगे। बी इट योर मैरिज पार्टनर, बी इट योर बिजनेस पार्टनर, बी इट योर सोशल डीलिंग। तो आप अगर बहुत से लोगों को देखोगे आपने कि मतलब उनके जो सोशल डीलिंग होती है वो इस तरह की होती है कि वो दिखने में भले अच्छे ना हो, बट वो सोशली इतना आपको लोगों से इतना ऐसा डील करते हैं, लोग उनके मुरीद हो जाते हैं, उनको मतलब एक नहीं होता, उनके फैन बन जाते हैं उनकी डीलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डीलिंग। तो इस कंडीशन में होता क्या है, या तो उनके 7th हाउस में कोई अच्छा मतलब बेनिफिक प्लानट बैठा होता है। अच्छा बेनिफिक इन द सेंस कोई सॉफ्ट प्लानट, जो प्लानट है जो आपको कम्युनिकेशन दे रहा है, डीलिंग दे रहा है, जैसे आपका मरकरी हो गया, जैसे आपका मून हो गया। मून क्या है, सोशल प्लानट है, आउटगोइंग है, जो आपको लोगों से डील कराता है। और आपको वो डीलिंग, आपको जो ट्रेड्स मून से रिफ्लेक्ट होते हैं जब आप डील करते हो पब्लिकली, तो वो ट्रेड्स देता है आपको केयरिंग, नर्चरिंग, एक आपको इमोशनल कनेक्शन, एक आपको एक इमोशनल सेंसिटिविटी, आप लोगों को इंट्यूटिवली समझ पाते हो। तो ये मून के ट्रेड्स होते हैं। भाई 7th हाउस में अगर मन कर आता है तो आपकी बिजनेस डीलिंग अच्छी होती है। यहाँ पे आपको मैरिज में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, उतना अच्छा नहीं देता है मरकरी 7th में, बट पार्टनरशिप, बिजनेस में, पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छी है। आप मनी माइंडेड होते हो, आप लोगों को मतलब लोगों को एक तरह से नहीं कि उस तरह से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो जहाँ पे आप लोगों से एक नेटवर्क बना सकते हो, एक इस तरह से चार्मिंग पर्सोना दे देता है आपका कि आप वहाँ पे अच्छे से डील कर सकते हो। तो ये बात मैं पार्टनरशिप की कर रहा था, मतलब किस तरह से आप डील कर सकते हो। ये तो 7th हाउस में तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑपोजिट है तो सबके मैरिड लाइफ खराब होगी, पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपके प्लैनेट्स की डिग्निटी पे भी डिपेंड करता है, किस एस्पेक्ट में है वो, क्या प्लेसमेंट है उनकी, क्या कंजंक्शन है उनके साथ, क्या एस्पेक्ट आ रही है उनके ऊपर है, तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। एक बेसिक जो फार्मा जैसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो एक लेमन लैंग्वेज होती है, उसमें बात करूँ तो इन शॉर्ट हर लगन के लिए उसका ऑपोजिट 7th हाउस जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है। अब बात करूँ अगर मैं लगन के हिसाब से, राइजिंग के हिसाब से, तो एरीज देखोगे आप, एरीज लगन क्या होता है, एरीज वाले क्या होते हैं, हेड स्ट्रांग होते हैं, एरीज वाले बोल्ड भी होते हैं, एरीज वाले एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एरीज वाले पेशेंस इनके अंदर नहीं होता है। और एरीज में उच्च का कौन होता है साइन, एरीज साइन जो है जिसमें जो एक्सल्टेशन साइन है, जो उच्च का साइन है वो सन का है। तो सन इस साइन में उच्च का हो जाता है, उच्च मतलब हाईएस्ट डिग्निटी पे पहुंचता है। तो सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब एरीज में मास तो है ये लॉर्ड, और स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे कौन, सन। नक्षत्र वाइज केतु भी आता है, क्योंकि अश्विनी का पूरा पार्ट अश्विनी नक्षत्र जो पूरा है वो एरीज में फॉल करता है। तो यहाँ पे केतु के भी, क्योंकि अश्विनी जो है खून करता है केतु, तो केतु के भी ट्रेड्स आ जाते हैं। इस तरह के लोग थोड़े से हार्श होते हैं, आइसोलेटेड भी हो जाते हैं, ज़्यादा लोगों से मतलब एक डिपेंडेंसी नहीं होती इनके अंदर। वहीं अगर आप बात करो एरीज के ऑपोजिट 7th हाउस, यानी इनका पार्टनर, मैरिज पार्टनर, पब्लिक डीलिंग, वो लिब्रा है। तो लिब्रा में पब्लिक डीलिंग में क्या आता है, ये अगर पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो किस तरह से होंगे, लिब्रा मतलब क्या, बैलेंस। तो पब्लिक डीलिंग में इनका बैलेंस होता है, ये पब्लिकली लोगों के साथ फेयर रहते हैं, फेयर पॉलिसी होती है इनकी, बट इनका बिहेवियर खुद का क्या है, ये हेड स्ट्रॉन्ग है, ये बोल्ड हैं,
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये मतलब पेशेंस नहीं इनके अंदर, ये ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम तक नहीं होल्ड कर सकते हैं। वहीं लिब्रा क्या है, लिब्रा में एग्जल्टेड होता है सैटर्न, लॉर्ड है, मूल त्रिकोण साइन है ये वीनस का। वीनस का हेडक्वार्टर बोलो, ये वीनस का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे शनि उच्च का होता है सैटर्न। तो इस साइन में जब वीनस उच्च का होता है, सॉरी सैटर्न उच्च का होता है और वीनस का ये एग्जल्ट ओन साइन है, मूल त्रिकोणा साइन है, तो हेडक्वार्टर है। तो कहने का मतलब क्या है कि वीनस और सैटर्न वाले ट्रेड्स आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग फेयर होते हैं वीनस की वजह से, और इनके अंदर इम्पार्शियलिटी होती है सैटर्न की वजह से, जस्टिस होता है सैटर्न की वजह से, क्योंकि सैटर्न क्या है, कर्म कारक, बैलेंस बनाता है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तो ये सैटर्न का खेल होता है। तो कहने का मतलब है ये पब्लिकली देखो, आप इनका खुद का बिहेवियर देखो, ये हेड स्ट्रॉन्ग है, ये बोल्ड हैं, ये इनके अंदर पेशेंस नहीं है, ये एरोगेंस भी होता है इनके अंदर। बट वहीं जब पब्लिकली डील करते हैं तो क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट हो जाते हैं। क्या, फेयर, पेशेंस, सैटर्न क्या, पेशेंस आ जाता है इनके अंदर पब्लिकली जब डील करते हैं। चार्जिंग पर सुना होता है इनका, जबकि खुद में ये तो नहीं होते हैं इस तरह से। अगर आप देखोगे ये इनकी पर्सनल लाइफ में देखोगे तो ये बहुत है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, बट पब्लिकली अगर जब डील करते हैं तो फेयर बैलेंस बनाते हैं। तो ये अपोजिट होता है। अब यही ट्रेड्स पार्टनर में भी आते हैं। इनका बिजनेस पार्टनर आप देखोगे तो वो किस तरह के होंगे, वो चार्मिंग होंगे, वो थोड़े से उनको अंदर पेशेंस, थोड़ा सा क्या पेशेंस होता है उनके अंदर, वो जस्टिस लविंग होते हैं। इनके पार्टनर हो गए, बिजनेस पार्टनर हो गए, पब्लिक के लिए जो लोगों से डील करते हैं वो लिब्रा वाले ट्रेड्स कैरी करते हैं। लिब्रा वाले ट्रेड्स क्या हो गए, उनको फन लविंग भी होते हैं, वो थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, थोड़े से क्या रोमांटिक इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि वीनस का हेडक्वार्टर है लिब्रा। तो इस तरह के लोग लग्जरीज पसंद होती है, ये शो ऑफ वाली लाइफ में भी इनका पार्टनर इस तरह का हो सकता है कि वो लग्जरी पसंद करे, कंफर्ट सीकिंग हो, रोमांटिक हो, और उसके अंदर फेयर पॉलिसी हो, जस्टिस लविंग हो, और बैलेंस बनाना उसको आता है, क्योंकि लिब्रा साइन है रिलेशनशिप का। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। एरीज वाले खुद में क्या है, वो सेल्फ फोकस है, क्योंकि एरीज उनके अंदर फर्स्ट, जहाँ पे एरीज होता है वो सेल्फ है, बस फर्स्ट हाउस। तो एरीज जहाँ पे भी आपके चार्ट में होगा वहाँ पे आपका पूरा फोकस होगा, वो उस हाउस से रिलेटेड जो इंडिविजुअल होगा, जो भी रिलेशन उस हाउस से रूल हो रहा होगा, वो रिलेटिव आपका जहाँ पे एरीज है आपके बर्थ चार्ट में, वो सेल्फ फोकस्ड होगा। अगर आपका मान लो 7th हाउस में एरीज है, यानी लिब्रा एसेंडेंट है, 7th हाउस में एरीज आ गया, तो आपका पार्टनर जो होगा वो सेल्फ फोकस्ड होगा। वहाँ पे पार्टनर जो है, आप जैसे आपका है तो आपके चार्ट में आपके यहाँ पे वहाँ पे पावर ढूंढोगे, क्योंकि एरीज क्या है, पावर, सन वहाँ पे उठ चुका हुआ है, एक्सल्टेड, मार्स का हेडक्वार्टर है। तो क्या हो गया, वहाँ पे जिसका चार्ट है वो पावर ढूंढेगा, बट वहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरीज 7th हाउस में है, यानी पार्टनर के पास पावर है। ये होता है एरीज। तो जहाँ पे आपका एरीज है वहाँ पे आप इम्पल्सिव हो, वहाँ पे आप पावर सीकिंग हो, वहाँ पे आपका पूरा फोकस सेल्फ पे होता है, जो भी रिलेटिव आ जाएगा उसका पूरा फोकस होगा। वहीं लिब्रा जहाँ पे है वहाँ पे आप बैलेंस बनाओगे, बराबर, जस्टिस, ये होता है। तो अपोजिट हो गया, एक खुद पे फोकस कर रहा है, एक बैलेंस बना रहा है, दोनों के लिए सोच रहा है, ये हो गया अपोजिट। अब इसी तरह बात कर लो लियो एसेंडेंट की, मतलब मैं एक जनरल ले रहा हूँ। टॉरस की बात कर लेता हूँ। टॉरस की बात करूँ तो टॉरस क्या हो गया, टॉरस फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली साइन है, सेकंड हाउस। टॉरस क्या है, स्पीच का। टॉरस वाले स्पीचिंग उनकी अच्छी होती है, टॉरस वालों की स्पीचिंग एबिलिटीज़ होती हैं। टॉरस वालों के अंदर फैमिली ओरिएंटेड होती है, ये अकोमोडेशन होता है, इनको फूड की क्रेविंग अच्छी होती है, फूड अच्छा खाते हैं, अच्छा खाना इनको पसंद होता है, ये अपनी फैमिली से बहुत अटैच होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस है फैमिली का। वहीं बात करते हैं इनके ऑपोजिट की। ऑपोजिट क्या है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या है, मिस्ट्री। स्कॉर्पियो क्या है, सीक्रेटिव। अब टॉरस वाले खुद टॉकेटिव है, क्योंकि सेकंड हाउस आता है। स्कॉर्पियो क्या है, 8th हाउस, जस्ट ऑपोजिट हो गया, सीक्रेटिव है, बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते ये लोग, सीक्रेटिव होते हैं टॉरस वाले। इनके अंदर कम स्पीच, मतलब ये कम बोलना पसंद करते हैं। इनका ये मिस्ट्री है, इनके अंदर एक और होती है, मिस्ट्री है, और ये इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेड्स कैरी करते हैं। ये टॉरस वाले क्या है, ये हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बुली होते हैं, ये मतलब एक नहीं होते, जैसे एडमेंट होते हैं पर्सनल टॉरस वालों का। और स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियो वाले सीक्रेटिव रहते हैं, ये ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेंगे, अपने आप को झलक नहीं करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये टॉरस वाले। तो ऑपोजिट ट्रेड्स आ गए यहाँ पे। पार्टनर क्या सीक्रेटिव हो सकता है, पार्टनर एक ऑब्सेसिव हो सकता है, उसके अंदर ऑब्सेसिव टेंडेंसीज, मास केतु, सैटर्न का भी हेडक्वार्टर ही है सैटर्न। तो वो थोड़ा सा पार्टनर एक नहीं होता, एक डल सा होगा, डल इन द सेंस एनर्जी होगी, बट वो वाइटलिटी वाली एनर्जी होगी जो उसने कंज्यूम करके रखी है, वो शो ऑफ नहीं करेगा जैसे मार्स एरीज में होता है। बट यहाँ पे मार्स का क्या है कि ये स्कॉर्पियो साइन है, तो ये अकोमोडेट। यहाँ पे आप देखोगे स्कॉर्पियो के जो ट्रेड्स होते हैं, भरा हुआ पानी है, जो गंदा भरा हुआ पानी होता है, जो बहता हुआ पानी होता है वो मून, वो कैंसर है। स्कॉर्पियो क्या है, भरा हुआ जमा हुआ पानी। तभी आप देखो यहाँ पे पानी, अभी आप तालाब में जाओ या बड़े से किसी पोखरे में जाओ जहाँ पे पानी जमा हुआ हो, हरा वाला पानी या फिर काला वाला पानी, तो देख के आपको अंदर एक एंग्जाइटी होती है, डर आता है। वही बहता हुआ पानी आपको एक सूदिंग सा लगता है, बहती हुई नदी जिसका पानी बह रहा हो, झरने वाला पानी, या फिर गंगा जी जो बहती हुई होती हैं, जैसे आप उत्तराखंड में जाओगे, उत्तराकाशी में जाओगे, या फिर आप अदर क्या बोलते हैं आपका
इस जगह पे जाओगे जहाँ पे गंगा जी बह रही है, फिर नदियाँ जो आवाज़ करती हुई बहती हैं, वो कैंसर है, वो बहता हुआ पानी है, वो सूदिंग होता है, उससे आपको एक सुकून सा मिलता है। बट यही स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो एक जमा हुआ इकट्ठा हुआ पानी, गंदा पानी है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, गहराई कितनी है इस पानी की, समझ लो। तो कहने का मतलब ये इसी तरह का इनका पार्टनर होता है। इनका पार्टनर क्या होता है, कितनी उसकी गहराई, गंदा नहीं होता है, गंदा कहने का मतलब है कि उसकी गहराई इतनी होती है कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, उसको वो अपने आप को एक मिस्ट्री बना के रखेगा, उसको पॉजिटिव होगा, उसके अंदर जेलसी वाले ट्रेड्स आते हैं। जबकि टॉरस वाले क्या होते हैं, ये इजी गोइंग होते हैं, ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ये मिलते हैं, टॉक बात करना पसंद है, इनको खाना पसंद है, अपने बारे में बोलना पसंद है। टॉरस फैमिली, टॉरस साइन है वेल्थ का, तो पैसा जोड़ना, अक्यूमुलेट करना, ये सब ट्रेड्स होते हैं टॉरस वाले। बात करूँ जेमिनाई की, जेमिनाई राइजिंग, जेमिनाई एसेंडेंट की अगर बात करूँ तो जेमिनाई क्या है, जेमिनाई थर्ड साइन है कालपुरुष कुंडली का, कॉस्मिक मैन। कालपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस आता है जेमिनाई साइन। जेमिनाई क्या है, करेज। जेमिनाई क्या है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, क्या आपके बोलने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन आपकी क्या है, क्या वो कैब आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये यहाँ पे उच्च का हो जाता है, जेमिनाई साइन है ये। यहाँ पे आप उच्च का तो नहीं बोलूँगा, यहाँ पे ये हेड क्वार्टर है मार्स का, मार्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सैटर्न यहाँ पे मैलेफिक जितने भी हैं, मार्स, सैटर्न, केतु, राहु, ये सब अच्छा करते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट सन भी अच्छा करता है यहाँ पे, सन आपको एक्सट्रीम लेवल का करेज देता है। तो कहने का मतलब ये कि जेमिनाई साइन जो है वो, जेमिनाई वाले मरकरी रूल है, जेमिनाई साइन है मरकरी का। तो ये लोग ना एक थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं, ये ज़्यादा बर्डन नहीं, मतलब एक इनको आप बोलोगे काम एंड कंपोज पर्सन होता है इनका, बहुत ईजी गोइंग होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं। इनको एक मरकरी है ना बिजनेस, तो ये इनका नंबर्स, इनका अच्छा कनेक्शन होता है, ये फाइनेंस और ये आपका कॉमर्स में इनका ट्रेड्स इंटरेस्ट होता है। ये मतलब एक जिसे नहीं बोलते हैं, सॉफ्ट एंड सोबर होती है पर्सनालिटी लोग। जबकि इसके ऑपोजिट क्या है, सजिटेरियस। मरकरी क्या प्लैनेट, मरकरी को बोलते हैं बच्चा, बुद्ध, बालक, प्रिंस। तो मरकरी क्या है, इसके अंदर चाइल्डिश ट्रेड्स होते हैं जेमिनी वालों के अंदर। वही बात करूँ इनके ऑपोजिट क्या है, सजिटेरियस। सजिटेरियस साइन है धर्मा का, सजिटेरियस को रूल करता है जुपिटर। यहाँ पे गुरु तत्व आता है, यहाँ पे आता है यहाँ पे आपके मोरल्स हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं आपके। जेमिनी क्या है, टॉकेटिव है, बिजनेस है ओरिएंटेड है। जेमिनी वाले बिजनेस की बात करते हैं, अपना सेल्फिश मोटिव की बात करते हैं। क्योंकि मरकरी क्या है, बच्चा हमेशा अपनी बात करता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं लूटूंगा, ये मतलब वो सारे बच्चों वाले ट्रेड्स आ जाते हैं जेमिनी में। वही इनके ऑपोजिट पार्टनर का मिचुअल है जुपिटर, ग्रुप तत्व है उसके अंदर नॉलेज है, वो विजडम सीखिंग है। तो यहाँ पे क्या पे डिफरेंस आते हैं कि एक आदमी इजी गोइंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा, वो उतना मिचुअल बनना नहीं चाह रहा है, वो बनना नहीं चाह रहा, वो लाइफ को एक नहीं होता है, एक चिल जोन में रहना चाह रहा, कूल रूट बन के रहना चाह रहा है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा मतलब उन चीज़ों में पढ़ना चाह रहा है, फन लविंग है। वही जुपिटर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो धर्म की बात कर रहा है, वो ज्ञान की बातें कर रहा है, उसके अंदर विजडम है, वो आपको वो काउंसिल करना चाह रहा है। आप भाग रहे हो, आप दुनिया में चीज़ों में पड़े हो, आप बिजनेस में हो, आप अपने पर्पस की बातें उससे करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के। इसी तरह इनके पार्टनर भी होते हैं, वो उनके पार्टनर आप देखो, जितने जेमिनी वाले इनको म्यूचुअल पार्टनर मिलते हैं, मैरिज हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर, इनके पब्लिक डीलिंग भी आप देखोगे ये उसी लोग। ये अच्छा, आप एक चीज़ देखो, ये जेमिनी वाले हैं क्या, आप किसी भी देख लो, ये अपोजिट में अट्रैक्ट भी करते हैं। जितने असेंडेंट हैं, जितने राइजिंग साइन है, इनका खुद का ट्रेड्स जस्ट अपोजिट, बट वो अट्रैक्ट भी उसी तरह का करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इनके अंदर मिसिंग होती हैं। खुद में वो मिसिंग है, वो दूसरे में ढूंढते हैं, क्योंकि होता है कि आपके पास जो नहीं है अपना वही चीज़ ढूंढते हैं। ये बेसिक ट्रेड सबके अंदर होता है। तो अगर एरीज की बात करूँ, एरीज में वो चीज़ें नहीं है, बैलेंस नहीं है इनके अंदर, पेशेंस नहीं है इनके अंदर, एरोगेंस है। वहीं लिब्रा के अंदर ये सारी चीज़ें भर भर के हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ अपने आप को उनको जो है चेस कर रहे हैं। यही सेम होता है, ये 1/7 एक्सिस जो होती है यही कराती है कि जो आपके पास है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आपको वो चाहिए जो दूसरे में है। दूसरे में क्या है, पार्टनर जो आपको मिलेगा, बिजनेस पार्टनर हो गया, आपका मैरिज पार्टनर, वो आप उसकी ट्रेड्स की तरफ अट्रैक्ट हो, वही आपके अपोजिट होता है। मतलब ये एक यूनिवर्स का खेल चल रहा है कि जो आपके पास है वो आप उसको सेटिस्फाई नहीं हो, वो आपको कम लगता है। इनफैक्ट इसीलिए मैरिजेस होती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे की जो ट्रेड्स होती हैं उसको अपने अंदर इनबिल्ड करना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों से। यही कैंसर की बात कर लूँ, कैंसर इमोशंस, केयरिंग, नर्चरिंग, कैंसर है आपका एक होता है कि आप जो आपके सेंसिटिविटी है, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप इमोशंस हैं आपके अंदर, आप केयरिंग हो, आप इतने हार्श नहीं हो। वही अगर कैंसर के अपोजिट बात करूँ, कैप्रिकॉर्न, जस्ट अपोजिट है कैप्रिकॉर्न, 7th हाउस। कैप्रिकॉर्न क्या है, प्रैक्टिकल साइन है, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिकलिटी है, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, वो नॉनसेंस उसको टॉलरेट नहीं। कैप्रिकॉर्न सैटर्न रूल करता है, यहाँ पर उच्च का हो जाता है मार्स को कोई मतलब नहीं, इमोशंस फीलिंग से कोई मतलब नहीं। मार्स का सीधा सा मतलब है एक्शन, प्रैक्टिकल। एक कमांडर कभी इमोशन नहीं हो सकता, वो इमोशन होकर किसी को मार भी नहीं सकेगा, तो वो इमोशन नहीं हो सकता है कमांडर। बट अगर बात करूँ मैं कैंसर की, तो मून का साइन है, मून रूल करता है। मून क्या, इमोशंस, नर्चरिंग, फीलिंग, वो ब्लड देख नहीं सकता, वो इमोशंस टॉलरेट नहीं कर सकता, जस्ट अपोजिट हो गए। मून वाले खून देख के रो देंगे,
वो देख नहीं पाएंगे, वो उनको फेंट हो जाएंगे, उनको चक्कर आ जाएगा, वो गिर जाएंगे। वही मार्स का काम है डेली का। मून सैटर्न बिल्कुल कोल्ड है, इमोशन से कोई मतलब नहीं उसको, वो प्रैक्टिकल है, काम है तो करना है, फिर चाहे कोई किसी के इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, कुछ हो। ये ट्रेड्स आ गए कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, जस्ट अपोजिट। इसी तरह के पार्टनर इनका होता है कैंसर वाली, ये इमोशंस होते हैं, ये फीलिंग दिखाते हैं, ये केयरिंग होते हैं। पार्टनर इनका बिल्कुल कोल्ड होता है इमोशन में, वो प्रैक्टिकल होता है, बुरा नहीं होता, वो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकलिटी में बात करेगा, वो टू द पॉइंट बात करेगा, वो डॉजेस पे, आंकड़ों पे बात करता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट ट्रेड्स। तो बट बैलेंस भी बनाना है, मैरिज की शादी की आप लड़ोगे झगड़ोगे, रहना भी ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। तो जो डेस्टाइन्ड पार्टनर होता है उसके साथ यही होता है कि वो लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी वो रहते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि वो डेस्टाइन्ड है आपका, वो जस्ट ऑपोजिट एनर्जीज है। आप करोगे, आपको बैलेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि 1-7 एक्सेस बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 6 और 12 एक्सेस। 6 में क्या है आपको? सफरिंग्स, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, लोन, डेब्ट्स। 12th हाउस में आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल। तो अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो ये चीज़ें होंगी। अब आ जाएगा, अगर इधर बैलेंस बिगड़ गया तो 2-8 एक्सेस। 2-8 में क्या हो गया? 2 में क्या हो गया? ये मारक है, ये आपको मार भी सकता है, बट इतना माइल मारक। 8th हाउस ऑफ सडन इवेंट्स। तो अगर आपने बैलेंस बिगाड़ा तो सडनली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डाइवोर्स भी हो सकता है, कुछ भी आपका पार्टनर आपसे अलग हो सकता है। तो मतलब वो सारी, तो आपको बैलेंस ही बनाना है। तो जब ऑपोजिट भी ट्रेड्स हैं दोनों के, अपोजिट पर्सनालिटी 1-7 एक्सेस। यही रीज़न है कि मैरिज में 99% लोगों का टिप्स रहते हैं। आप देखोगे 2 भाई या 2 बहनें आपस में बड़े अच्छे से रह रहे हैं, दोस्त अच्छे से बन रही, तो जहाँ मैरिज हुई शादी पार्टनर से वो नहीं बन पाती, वो चीज़ें रहती है। जबकि इंसान बहुत सीधा होता है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है, सारे ट्रेड्स सही, बट पार्टनर के साथ अपोजिट ट्रेड्स होती है। यही रीज़न होता है कि मैरिज में लोगों का टिप्स रहते हैं, इश्यूज़ रहते हैं। मतलब एक उनका बनता नहीं, बट फिर भी उनको कोप अप करना है, चीज़ों से लड़ना है उनको, उन्हीं लड़ना इन द सेंस कि इन सर्कमस्टांसेस से लड़ के और फिर आपस में रहना है। यही रीज़न है मैरिज में कि अपोजिट पार्टनर मिलता है। अब आप देखोगे इसको और समझने के लिए, आप देखो शिव जी से समझो। शिव जी बिल्कुल तपस्या सात्विक, मतलब एक सात्विक लाइफ जीते थे। उन्होंने, उनके अंदर इतना मतलब एक ना वो तांडव करते थे जब वो गुस्सा होते थे, कि उनका एक्सट्रीम लेवल का होता था जब वो उनको गुस्सा आता। बट उन्होंने अपने जो हेड पे था, सर पे, उन्होंने चंद्रमा धारण करा। चंद्रमा सॉफ्ट, चंचल, सॉफ्ट है वो, उसके अंदर बैलेंस है। तो उन्होंने अपने ऊपर, उनके गले में क्या पड़ा हुआ था? सांप, विष, सांप में जहर होता है। चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा सॉफ्ट है, चंद्रमा शीतल जल है। वो जहर जो है उसको शीतलता गया है, अपोजिट हो गए। पार्वती थी, उनकी अपोजिट थी। वो इस तरह के उनके अंदर वो चीज़ें नहीं थी। मतलब कहने का है कि वो तपस्या थे, वो सात्विक लाइफ जी रहे थे, वो मेडिटेशन में रहते थे शिव जी। उनके अंदर मतलब एक उनका एक सात्विक लाइफ थी। वो एक मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं थे, उस हिसाब से अपोजिट थे। बट वो दोनों आपस में रह रहे थे, शिव पार्वती। उनको आज भी लोग एग्जाम्पल देते हैं शिव जी पार्वती जी का। वहीं आप उनकी बात करो, उनका जो जिन्होंने शिव जी ने सांप धारण कर रखा था, और पार्वती जी का जो वाहन था, जो उनका पेट था, वो था मोर। जस्ट अपोजिट है। सांप मोर को मार देता है, लेकिन साथ में रह रहे हैं। गणेश जी, उनके जो बेटे थे शिव जी के, गणेश जी, उनका वाहन था चूहा, सांप को चूहा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। बेटे का जो वाहन है जिसपे वो चलते थे गणेश जी, वो चूहा था, और शिव जी ने सांप धारण कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिट एनर्जीज दोनों साथ रहती हैं, अच्छे से रहती हैं, और बस क्या है, वैमनस बनाना होता है। यही खेल है यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप ऑपोजिट हो, दोनों अपोजिट ट्रेड्स हैं दोनों के, दोनों अलग ट्रेड्स के हो, बट उसके बाद भी आपको साथ रहना है। यही है बैलेंस बनाना, यही सीखने हम आए हैं इस यूनिवर्स में, इस धरती में, कि आपको ऑपोजिट एनर्जीज में साथ में रहना है। यहाँ पे आप देखोगे कि लोग एक होते हैं, उनका बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, बट उनका जो डीलिंग होती है वो अलग ही लोगों से होती है। एक अलग तरह के लोग आते हैं, उनसे बैलेंस बनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, अपने कर्म बैलेंस करते हैं, उसके बाद वो इस यूनिवर्स से चले जाते हैं। तो हम यहाँ जो करने आए हैं इस यूनिवर्स में, वो ये है कि हमें सीखना है कि हमें अपोजिट अपने जो एनर्जीज हमें, जैसा हमारा इनकाउंटर होता है अपोजिट एनर्जीज से, अपोजिट जो ऑरा के लोग होते हैं, अपोजिट ट्रेड्स होते हैं जिनके, उनके साथ हमें उठना है, बैठना है, उन्हीं से डेवलप करना है, उन्हीं से साथ बैलेंस बनाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, उनको समझाना है, उनके अंदर कुछ कमियां हैं, अपने अंदर कुछ कमियां, वो सारी चीज़ों को बैलेंस बना के हमें आगे बढ़ना है। यही सारा खेल है मैरिज में, यही खेल है आपका, इनफैक्ट आपकी डेली लाइफ में, आप कहीं भी देखोगे यही सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना है। तो खेल सारा आता है लिब्रा का। लिब्रा ऑपोजिट साइन है। अगर कालपुरुष की बात करूँ, 7th हाउस में लिब्रा आता है। लिब्रा का मतलब क्या है? लिब्रा बैलेंस है। लिब्रा आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से बैलेंस बनाना है। लिब्रा का अगर आप जो सिंबल देखोगे, तराजू है, वेइंग मशीन, तराजू, बैलेंस, ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, बिल्कुल बराबर, वही चीज़ है आपका। और 7th हाउस क्या? आपकी पब्लिक डीलिंग। अभी मैंने शुरुआत में बताया था, 7th हाउस पब्लिक डीलिंग, आपके पार्टनर, आपका मैरिज पार्टनर, आप जिससे डेली बेसिस पे डील करते हो। तो आपको क्या बनाना है? बैलेंस।
ना किसी के साथ ईगो दिखाना है, ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना है, ना किसी के साथ आपको हार्श होना है, ना ही किसी के साथ आपको मतलब एक नहीं होता कि बिल्कुल अपनी अपनी आइडेंटिटी खो दी, इतना भी नहीं होना है, ना ही किसी के साथ आपको लड़ना है, ना ही किसी के साथ आपको ज़्यादा जलप होना है। मतलब बैलेंस बनाना ही इज़ ऑल अबाउट लाइफ। 7th हाउस फोकस कहाँ है? एरीज सेल्फ पे, सेल्फ पे फोकस करना है 7th हाउस में बैलेंस बना के। मतलब हम करने क्या है? सेल्फ पे फोकस। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सेल्फ पे। 7th हाउस पे फोकस नहीं है। एरीज साइन 1st हाउस में आया है, कभी एरीज 7th में नहीं आया है। काल पुरुष की बात करें तो कहने का है कि आपको अपने ऊपर काम करते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए ऑपोजिट से जिनसे आप डील कर रहे हो, बी मैरिज पार्टनर, बी बिजनेस पार्टनर, बी आपकी पब्लिक डीलिंग, इनसे भी आप डे टू डे बेसिस पे डील करते हो, उनके साथ आपको क्या बैलेंस बनाना है। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ का पर्पज यही है कि आपको अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपने आप को अप स्किल करते हुए, अपने आप को जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करते हुए। जैसे आपने देखा होगा जो 90s के लोग हैं, जो 80s के लोग हैं, वो टेक्निकली इतने एडवांस नहीं है। आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं 2000 के बाद के, वो सारे इतने टेक्निकली एडवांस, तो अब वो सारे ओल्ड डेटेड नहीं होंगे, ना ही आप उनको वाईफाई लगा के अपडेट करोगे। जो 90s या 80s वाले, उनको क्या है? अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को इस जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अपस्किल करना है। तो वो जो अपग्रेडेशन है, जो अपस्किलमेंट है, वो कैसे होगा? वो एरीज के थ्रू होगा। मतलब फोकस सेल्फ पे भी ही करना है, सेल्फ पे फोकस करना है, बट सेल्फिश नहीं होना है। 7th हाउस में बैलेंस बनाना है, बट इतना नहीं बनाना है कि आपके एरीज को भूल जाओ, अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, दिस इज ऑल अबाउट इनफैक्ट द लाइफ। लाइफ का पर्पज ही यही है कि आप खुद पे फोकस करो, दुनिया को बैलेंस बना के रखो। आप प्रैक्टिकल नहीं ना। देखो लिब्रा साइन कमर्शियल साइन है, एक कमर्शियल साइन है लिब्रा। लिब्रा पब्लिक डीलिंग है, लिब्रा बिजनेस है, लिब्रा आपकी मार्केट प्लेस है। अब मार्केट प्लेस में आपको लिब्रा वाले ट्रेड्स दिखाने हैं, वहाँ पे आप एरीज नहीं बन सकते हो। मार्केट प्लेस मतलब वो आपकी बाजार नहीं, मार्केट प्लेस की आपके जो पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पे आप उठते बैठते हो, आपकी सोशल गैदरिंग होती है, आपका सोशल नेटवर्क है, वहाँ पे आपको क्या लिब्रा ट्रेड्स दिखाने हैं। अगर आपने वहाँ पे ईगो, एरीज वाले ईगो, सेल्फ, एरोगेंस, बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये अगर आप हो गए कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छी बात है, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने साथ रहो कि मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं अपने लिए उसको गलत नहीं करूँगा। बट अगर आप पब्लिकली डील करो तो आपको डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, विच इज लिब्रा। लिब्रा इज अ साइन ऑफ डिप्लोमेसी। तो वहाँ पे आपको डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी। डिप्लोमेसी इन द सेंस कि आपको, एक होते हैं लोगों की वो डिप्लोमेसी के नाम पे आपको मैनिपुलेशन वाला टैक्टिक्स आ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। डिप्लोमेसी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको काम डाउन होना है, यहाँ पे आपको अपना टेम्पर हाई करना है। बस ये जो बैलेंस है, दिस इज ऑल अबाउट लिब्रा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट लिब्रा, बिकॉज दिस इज 7th हाउस। आपको पब्लिक डीलिंग है, यहाँ पे आपको डील करना है लोगों से। मैरिज में ही लोगों को दिक्कत आती है ज़्यादातर, 90% 99% लोगों को मैं बोलूँगा मैरिज में दिक्कत आती है, पब्लिक डीलिंग में दिक्कत आती है। लोगों की लड़ाई झगड़े अपोजिट मतलब बाहरी होते हैं। आइडियली जो घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो फोर्थ हाउस या 2nd हाउस का होता है। कि भाई आपका 2nd हाउस में इशूज़ हैं, या 4th हाउस में मालिक आ गए या ट्रांजिट हो रहे हैं, वो तो अलग हो गया। मेंटल पीस आपका, पहले आपका मेंटल पीस जाएगा, वो अलग प्रोसेस है। बट अगर मैं 7th हाउस की बात करूँ, पब्लिकली किसी से मिल रहे हो, आप एक नए स्ट्रेंजर से मिले आज अपने बिजनेस पर्पज से, अपने प्रोफेशनल रीजन्स की वजह से, वो आपका अपोजिट था, आपने लिब्रा वाले ट्रेड्स नहीं यूज़ किए, आपने एरीज वाले ट्रेड्स यूज़ किए और आपकी उसकी होगी। क्योंकि दो उसने भी अगर एरीज दिखा दिया, अगर उसने लिब्रा दिखा दिया, वो समझदार हुआ, वो इस प्रोसेस को जानता हो जो मैंने अभी बताई आपको, तब तो बैलेंस बन जाएगा। वो लिब्रा, आप एरीज बन गया बैलेंस। यानी उसने लिब्रा के ट्रेड्स दिखाए, अपने एरीज वाले ट्रेड्स अपने, जबकि आप गलत हो, बट अपने एरीज ट्रेड्स दिखाए, उसके लिब्रा ट्रेड्स से मैच बैलेंस बन गया, लिब्रा एरीज बैलेंस बन गया। बट अगर आपने एरीज हो, आपने एरीज ट्रेड्स दिखाए और उसने भी एरीज ट्रेड्स दिखाए, तो लिब्रा वाले ट्रेड्स आई नहीं। मतलब लिब्रा क्या है? बिजनेस। लिब्रा क्या है? पब्लिक डीलिंग। लिब्रा क्या है? आपका कमर्शियलाइजेशन। लिब्रा क्या है? मार्केट प्लेस। यानी आपकी वो डील नहीं हो पाई। क्या? बिजनेस डील, पार्टनरशिप। जो भी आपका पर्पस है जिससे आप दोनों मिले थे, वो पर्पस आपको फुलफिल नहीं हुआ, वो क्या हो गया? इश्यूज क्रिएट हो गए। इश्यूज क्या क्रिएट हुए? लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, एरोगेंस, ईगो क्लैशेस, पावर स्ट्रगल्स, वो सारी चीज़ें। तो ये है। अगर बात कर लूँ 4 10 एक्सिस की, 4 आपका 4, इस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूँ क्योंकि इसको शॉर्ट में बताने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी एक एक्सिस बैलेंस वाली एक्सिस है। जैसे 1 7 एक्सिस बैलेंस अगर आपने बना लिया तो आपका खुद का पब्लिक डीलिंग आपकी बन जाती है। वैसे 4 10 एक्सिस अगर आपने बैलेंस बना लिया तो ये आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, मेंटल पीस, ये आपका बैलेंस बन जाएगा। तो अगर आपने 4 7 10 एक्स और 1 4 7 10 एक्सिस का बैलेंस बना लिया, आपकी लाइफ क्लियर है। फिर आपको दूसरे जो मतलब जो दूसरे हाउसेज हैं, जो ट्राइन है, उन पे आपको फोकस करना है। बट ये अगर आपने केंद्र को बैलेंस कर लिया तो आपके जो ट्राइन हाउसेज हैं, त्रिकोणा, वो फिर आपको अपने आप एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूँगा, 4 और 10 एक्सिस और फिर ट्राइन हाउसेज को। बट एक बैलेंस बनाना था, क्योंकि मैरिज में मैं देखता हूँ आजकल भी ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, किसी को मरवा रहा है, कोई किसी से छोड़ रहा है, कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कोई डाइवोर्स हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो देखता हूँ उस हिसाब से देखा कि ये एक रेशियो देखा जाए तो करीब 90% लोगों का ये इश्यूज़ हैं। 10% लोगों का नहीं है, तो वो आफ्टर सर्टेन एज
कि नहीं हो रहा उनको इशूज़, क्योंकि उन्होंने समझ लिया क्या है रिस्क, क्या है लिबरा, क्या बैलेंस है, किस तरह से चलाना है। 90% आप लोगों को मैरिज लाइफ में इशूज़ हैं, कुछ रीजंस की वजह से चला रहे हैं, सर्कमस्टांसेस की वजह से चला रहे हैं, और कुछ डाइवोर्स या फिर सेपरेशन या फिर एक दूसरे को मरवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये प्राइम फेस ये था 17 एक्सेस, जिस पर फोकस जरूरी था। आज इस टॉपिक को कवर किया है। अगली बार 4-10 एक्सेस पर बैलेंस बनाने किस तरह से ज़रूरी है और क्या आपको उससे आउटकम्स आपको मिलेंगे, क्या आप उससे सीख सकते हो, किस तरह से आपकी लाइफ उससे बैलेंस होगी, उस टॉपिक को नेक्स्ट बार कवर करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आएगा। कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ आप और जानना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट बार 4-10 एक्सेस पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।